नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। होपफुली आप सभी लोग एकदम बढ़िया हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, दुरुस्त हैं। हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ा दीजिए। बिल्कुल ट्राई करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। गायब हो गया क्या? सुनाई दिखाई पड़ रहा है? ओके, शायद कुछ हैंग हो रहा है। रुकिए 1 मिनट, 1 मिनट होल्ड प्लीज। अब शायद सही रहेगा। चलिए, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। स्वागत है अपने सभी मित्रों का आज के इस सेशन में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी की। इंडस वाटर ट्रीटी जो कि अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, और कल होपफुली अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग यही पढ़ने वाले थे, लेकिन कल हमने जीएसटी पढ़ डाला, है ना। हाँ जी, एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं, अच्छा रोहित रंजन लिख रहे हैं कि मैं आपकी पूरी क्लास फैमिली के साथ देखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, धन्यवाद बहुत सारा आपको। लितिन बहुत सारा धन्यवाद। सोलंकी, कोविड रिकवरी में कितने दिन लगते हैं? देखिए, वायरस 9 दिन में अपनी साइकिल पूरी कर लेता है। उसके बाद आपका शरीर है, आपकी इम्यूनिटी है कि वो कितना जल्दी उससे फाइट करती है। मतलब अब तक जितना भी इधर उधर से व्हाट्सअप नॉलेज, यूनिवर्सिटी से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, 2-4 जानकारों से बात पता हुआ है, उनसे इतना ही पता है कि भैया वायरस जो है वो 9 दिन में अपना साइकिल पूरा कर लेता है। उसके बाद फिर आपका है कि आपका शरीर कितनी दिन के अंदर उससे बाहर आपको आने की इजाजत देता है। ठीक है, चलिए आइए साथियों, स्वागत कर रहा हूं आप सभी साथियों का। आज की एक महत्वपूर्ण सूचना इससे पहले मुझे आपको बता देनी चाहिए, और मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को तो करंट की क्लास में भी बता दी है, कल भी बता दी थी, आज भी बता रहा हूं। और बात यह है कि अनअकैडमी पर आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि आज वो आखिरी दिन है जिस दिन अगर किसी विद्यार्थी को सब्सक्रिप्शन लेना हो तो भैया ले लेना। क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि अनअकैडमी आप लोगों के लिए आज के दिन यानी कि 12 तारीख तक सब्सक्रिप्शन में जो सबसे शानदार बात देने जा रही है वो ये कि आप लोगों को ऑप्शनल के साथ साथ जो कोर्स है वो आपको महज 57,500 में मिल रहा है, और अंकित 10 लगा देने पर तो ये 51,000 के आसपास मिल जा रहा है। मतलब 51,000 रुपए में आपको ऑप्शनल प्लस जीएस, जो लोग पुराने हैं उनसे आप जानकारी ले लीजिएगा, क्योंकि यह कोर्स बहुत महंगा कोर्स है। और इस महंगे कोर्स में अब आपके सामने एक ऑफर आया हुआ है, और विशेष रूप से अगर कोई 2 साल का बच्चा है उसके लिए तो मतलब अल्टीमेट ही कोर्स है। जो सबसे कम मतलब 1.5 लाख रुपए के आसपास पड़ता था, वो अब 83,000 में 2 ईयर का कोर्स, मतलब आप देखिए 1.25 लाख का कोर्स 83,000 में बच्चे को उपलब्ध हो रहा है। तो नेवर बिफोर ऑफर है। और सबसे बड़ी बात, प्रीलिम्स 2022 तक का आपको 1 साल के अंदर ऑफर दिया जा रहा है, तो आप इस ट्राई को कर सकते हैं। जिसकी भी क्लासेस चल रही हो, जो भी एडुकेटर पढ़ा रहा हो, सबका कंटेंट पीडीएफ वगैरह सब मिलेगा। और याद रखिएगा, रेफरल कोड अंकित 10, इससे आपको कोर्स में ना केवल मेरी ही क्लासेस, जितने भी एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं सबकी क्लासेस मिल जाएंगी। और इसके बावजूद भी कोई क्वेरी अगर आपके मन में रह जाती है कि भाई सब्सक्रिप्शन रिलेटेड, तो मैं आपके सामने अपना टेलीग्राम चैनल शेयर कर दे रहा हूं। आप यहाँ पर भी उसकी डिटेल में चले जाएं और उस डिटेल में जाकर के आप सवाल जवाब कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में मैं आपको बता दूं, रिसेंटली हाल ही में ये चर्चा में क्यों आई थी मैं आपको बताऊं। क्योंकि आपको याद हो तो इंडस वाटर कमीशन पाकिस्तान से इंडिया आया 2019 के बाद से, यानी 2019 में जब से थोड़ा सा समय
भारत और पाकिस्तान का खराब हुआ, क्योंकि दोनों ही देश लड़ झगड़ रखे थे। पाकिस्तान 370 को कुछ ज्यादा ही क्लेम कर रहा था। इसके चलते हुए इंडस वाटर कमीशन की हाल ही में यात्रा काफी ज्यादा सुर्खियों में रही। और जब इंडस वाटर की जब सुर्खियों में रही, तो हम लोग भी आज चर्चा उसी को ध्यान में रखते हुए करेंगे, क्योंकि हाल ही में स्थायी सिंधु आयोग, जो कि परमानेंट इंडस वाटर कमीशन है, उसकी 116वीं बैठक संपन्न हुई थी नई दिल्ली के अंदर। और बात की गई कि भाई इंडस रिवर के अंदर जहां जहां पर डैम बना रहे हैं वो डैम मत बनाइए, और उस डैम को ना बनाने के पीछे जो आर्ग्यूमेंट थे, आज हम उन्हें जानने का प्रयास करेंगे। क्या क्या चीजें कवर की जाएंगी वो सब मैं आपको दिखा दूं, जिस प्रकार से मतलब हर जगह का आप पर्टिकुलर एक मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा सिंधु वाटर के साथ साथ जो इश्यूज हैं उनको आप समझने का प्रयास करेंगे। कौन से डैम हैं इसके अंदर जिनको बनाने की बात चल रही है, उसकी आप बात करेंगे, है ना। एक विद्यार्थी लिख रहे हैं वीडियो में बफरिंग आ रही है। बेटा वो वीडियो में बफरिंग नहीं है, असल में क्या है कि फाइल अपलोड होते समय कई बार बफरिंग आती है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अंतर्गत कहा गया है कि भैया कुछ करके इन्हें रोकिए, क्योंकि अल्टीमेटली इनकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत आ रहा है। इंडिया ने क्या कहा उन सब के बारे में भी आपके साथ चर्चा की जाएगी। इंडिया का स्टैंड भी हम समझाएंगे और आपको ये पूरी डिटेल जानकारी इस सेशन के अंदर देंगे। आइए देखते हैं इंडस वाटर ट्रीटी का मुद्दा क्या है। साथियों, भारत और पाकिस्तान का विभाजन 1947 में हुआ, हम सब जानते हैं। 1947 में हुए इस विभाजन के बाद से सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि बॉर्डर तो बांट लिया, लेकिन पानी कैसे बांटे, और पानी कैसे बांटे, इसको बांटने के लिए जो इंडस रिवर है ये सबसे बड़ा एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड था। रीजन, क्योंकि इंडस रिवर का अधिकांश जो पानी है वो पाकिस्तान के पास जाया करता था। अगर आप मैप को देखें तो आप समझ पाएंगे। इसको देखिए थोड़ा ध्यान से। यदि आप इस मैप को देखते हैं तो यहां से आपको दिखाई देगा कि ये इंडस रिवर आ रही है। इंडस रिवर इस प्रकार से इंडिया के अंदर एंट्री, वो पाकिस्तान में जा रही है। मेजर हिस्सा जो है वो इसका पाकिस्तान में है। इसी के साथ में यहां पर जो नदियां जुड़ती जा रही हैं उसमें से झेलम भी है, चेनाब भी है ना। ये सभी नदियां पाकिस्तान में ही अधिकांश अपना हिस्सा निकाल रही हैं। ये बात सही है कि इनका सबका ओरिजिन अपने वाले हिमालय से है। अपना वाला हिमालय बोले तो मुख्य हिमालय, मध्य हिमालय, लेसर हिमालय, वहां से इनका ओरिजिन है। लेकिन नदियों का पानी बह करके पाकिस्तान जा रहा है। पाकिस्तान जाने पर सबसे बड़ा इशू ये है कि भाई, गीता कुमारी कह रही हैं आज की करंट की तारीफ के लिए शब्द नहीं है। हाँ, हमको अपनी तारीफ दिख जाती है, लेकिन थैंक यू। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये वाली जो चीज है, ये जो आपके सामने दिखाई दे रही है, इसे लेकर के विवाद यूं है। भारत कहता है कि जब हमारे यहां से निकल करके आई है नदी, हिमालय हमारा, नदी हमारी, तो जब ये निकल करके आई है तो ऐसी स्थिति में आपका अधिकार क्या बना। अच्छा, फिर पाकिस्तान वाले हमसे कहते हैं कि सर जब नदी आपके यहां से निकल के आई है, बह तो हमारे क्षेत्र में रही है, और नदी जहां से बहती है वो उसका क्षेत्र मालिक वही होता है, और ये तो इंटरनेशनल लॉज है। वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता से दुनिया भर में ऐसा किया गया है कि नदी जिस देश में से होके बह रही है वो वहां की है। नदी जिस क्षेत्र में से बह रही है वो वहां की है। जैसे इंडिया में बह रही है तो इंडिया की है, पाकिस्तान में बह रही है तो पाकिस्तान की। हमने कहा चलिए ठीक है। तो हमने इस लाइन को बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ रखा था कि जिस देश में बह रही है, क्योंकि बहुत सारी नदियां ऐसी हैं, 2 देश जैसे मैकोंग है, 5-5 देश में से क्रॉस हो रही है। वो कौन सी देश है जो यूरोप के अंदर मतलब लगभग 7-8 देशों में से होके आती है, क्या नाम है? डैन्यूब है ना। ब्रह्मपुत्र है, 3 देशों में होके बह रही है। तो मुसीबत ये है कि नदियां जो हैं वो बहुत सारे देशों के अंदर से होकर बहती हैं, लेकिन अगर कोई देश उसके अंदर समझदारी ये दिखाए कि भाई इसमें से पानी अपने यहां ही रोक लो, जितना पानी है जरूरत का अपने यहां रोक लो, अपने यहां रोक लो, उसके यहां से प्रवाह क्षेत्र रहने दो बस। मान लो, अगर मान लो कोई भी देश, जैसे पाकिस्तान के साथ भारत का रिश्ता है या भारत के साथ बांग्लादेश का रिश्ता है, भाई ब्रह्मपुत्र जो है वो भारत से होकर के बांग्लादेश में जा रही है, और हम लोग ये कोशिश करें कि ब्रह्मपुत्र का सारा पानी यहां रोक लें कि जाने दो, अब इनको पानी नहीं पहुंचने देंगे बांग्लादेश वालों को। आपको याद है तीस्ता नदी वाले इशू में भी तो यही होता है। तीस्ता नदी के अंदर क्या है, तीस्ता का पानी हम लोग कहते हैं, पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं ये कहते हैं कि भैया पानी जो तीस्ता का है वो पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में जा रहा है, हम इस पानी को पूरा की पूरा यहीं रोक लेंगे। अब यार ये टेक्निकली बात इसलिए सही नहीं है
क्योंकि आपका जो पानी रोक रहे हो वो नेचुरल प्रोसेस नहीं है। पानी का रोकना नेचुरल प्रोसेस नहीं है। पानी खुद से रुक रहा हो तो समझ में आता है। अब आप पूछेंगे क्या पानी कभी खुद से भी रुकता है क्या? हाँ, बिल्कुल रुकता है। बहुत सारे नेचुरल रिजर्वॉयर्स होते हैं। नदी कई बार खुद ही मिएंडर बना लेती है, खुद ही लेक बना लेती है, तो कोई इशू नहीं है। खुद ही नदी टूट जाती है और डैम मतलब पानियों में भर मतलब खेतों में भर जाती है, बाढ़ आ जाती है, कोई इशू नहीं। लेकिन आप अगर उसके ऊपर आर्टिफिशियल तरीके से कृत्रिम रूप से पानी रोकते हैं तो दिक्कत है। अर्थात एक प्रकार से नेचुरल लॉ समझिए और इसको पूरी तरह समझने का प्रयास करिए कि किसी भी नदी के पानी को कोई भी देश रोक नहीं सकता है। अच्छा, फिर आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, पानी को रोकने के लिए तो दुनिया भर के देश लगे हुए हैं, भारत ने भी तो इतने सारे डैम बना लिए, ये गलत है? तो सर फिर तो बिल्कुल आप सही सवाल पूछ रहे हैं। टेक्निकली तो ये गलत है कि पानी को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जिनको ये लाइन बोली गई उन्होंने रीड बिटवीन लाइन कर ली। रीड बिटवीन लाइन कर ली का मतलब हुआ कि उन्होंने पानी को कोई नहीं रोक सकता इस शब्द को तो सही से पढ़ लिया, लेकिन उन्होंने इसका एक तोड़ निकाल दिया। तोड़ क्या निकाल दिया? बोले सर देखो ये नदी बह रही है। बोले हाँ बह रही है। मैं इसके बीच में दीवार बना लेता हूं। बोले बना ली। फिर बोले सर मैं इस पानी को अपने पास रोक नहीं रहा हूं, मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि इसके बीच में एक दीवार है जिसको लांघ करके पानी यूं चला जाएगा। फिर किसी ने पूछा कि बेटा तुम यहां से यूं कह रहे हो कि पानी ऊपर से नीचे चला जाएगा, तो इसकी ऊंचाई तक का पानी तो तुमने भर लिया। बोले हाँ ऊंचाई तक का तो भर लिया सर मैंने, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैं इस ऊंचाई तक के पानी को भी आप कहोगे तो छोड़ दूंगा, आप डिमांड करोगे तो छोड़ दूंगा। बोले अच्छा, मतलब तुम जो हो वो नदी के अंदर रन ऑफ रिवर यानी कि नदी जहां से बह रही है उसके रास्ते में डैम नहीं बना रहे हो, मतलब उसके साइड में डैम नहीं बना रहे हो, उसके रास्ते में डैम बना दे रहे हो। देखो दो प्रकार से डैम बन सकता था। कैसे? भाई अगर ये कोई नदी है, जैसे मान लो कि ये नदी बह रही है, भाई ये नदी है प्रॉपर तरीके से, ये नदी बह रही है, नदी बहती हुई जा रही है, बढ़िया से नदी बह रही है जा रही है। अब आपने क्या किया, आपके पास दो ऑप्शन थे। आपने यहां से नदी में एक कट मारा, यहां एक बहुत बड़ा सा आपने डैम बना दिया। लीजिए नदी का पानी रास्ता मोड़ करके इधर भर लिया और इस पानी का आप जिसमें चाहें उपयोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लेकिन आप अधिकांशतः दुनिया के अंदर एक बात सुनते हैं कि रन ऑफ रिवर वाटर बनाया गया है, मतलब रन ऑफ रिवर डैम बनाया गया है, रन ऑफ रिवर वाटर डैम बनाया गया है। बोले ये क्या होता है? बोले सर हम चाइना के केस में भी यही सुनते हैं, फिर चाहे ग्रैंड रेनेसा डैम हो उसके बारे में भी यही सुनते हैं, चाहे इंडिया के जितने भी डैम बन रहे हो वो सब यही सुनते हैं। ये क्या होता है सर? इसमें क्या होता है बेटा कि ये नदी जो है ना, अब चूंकि नदियां ऊंचाइयों के क्षेत्र से आती हैं, ऑब्वियस सी बात है पहाड़ी इलाकों से निकलती हैं दुनिया भर की सारी नदियां। अगर ऐसा है तो ऊंचाई से ढलान की तरफ जाएगी, तो लोग क्या करते हैं इनके बीच में ही यहां पर बैरिकेड लगा देते हैं। जैसे अपन ने टिहरी डैम के अंदर लगा रखा है, ये एक डैम लगा दिया हमने, बैरिकेड लगा दिया। अब ये बैरिकेड लगा दिया तो नदियां तो जमीन में होकर के बहती हैं बहुत नीचे तक लेवल से। अब आपने कोई बैरिकेड लगा दिया, अब ये बैरिकेड लगाया हुआ है, नदी जब बह रही थी तब उसका वाटर लेवल ये था, ये वाटर लेवल था जब वो बह रही थी, आपने बीच में गेट लगा दिया। अब क्या हुआ कि ये वाटर धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू होता है, ऊपर उठना शुरू होता है, ऊपर उठना शुरू होता है, क्योंकि पानी तो आ ही रहा है ना, यहां तक पहुंच गया। अब क्या कर रहे हैं ये लोग, ये इस प्रकार से बैरिकेड बना करके इस अतिरिक्त पानी को ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, स्टोरेज का लेवल चढ़ा दिया और इस पानी को ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं। जितना ऊंचा बना सकते थे बना लिया, उतना ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं और गिरा करके यहां लगा दिया टरबाइन। क्या लगा दिया? टरबाइन। अब जब ये यहां से गिर रहा है ना, तो ये टरबाइन इस पानी के दाब में घूम रहा है। क्लियर? ये घूम रहा है तो इसके घूमने के कारण इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है। फिर आप पूछेंगे सर पानी तो रोक लिया ना आपने, पानी का रोकने का मना किया था। भाई कहां रोक लिया? ये अतिरिक्त पानी है ऊपर से निकल जा रहा है। नदी का पानी कुछ दिन के लिए रुका जब तक कि इतना लेवल नहीं टच हुआ। एक बार इतना लेवल टच हो गया उसके बाद तो सारा की सारा पानी निकल के आगे जा रहा है। जितना पहले पानी आता था उतना ही उतना जा रहा है, बस अब ऊपर से कूद रहा है पानी। पर सर आपने इतना भी तो रोक लिया,
टेक्निकली तो ये नेचुरल लॉ के खिलाफ है। तो इस स्थिति में ये लोग क्या कहते हैं कि हाँ रोक लिया, लेकिन चिंता मत करो हम छोड़ भी देंगे। बोले कैसे छोड़ोगे? बोले हमने यहां पर गेट बनाए हुए हैं, इनमें गेट बनाए हुए हैं जो पानी को यहां से निकाल के फेंक देंगे। बोले अच्छा आपने जो गेट बनाए हुए हैं, तो बोले ऐसे तो ये गेट कब खोलोगे आप? बोले जब पानी इतना ज्यादा आ जाए कि भाई मैं जो हूं यहां पर, ये जो पानी इतना ज्यादा आ जाए कि ये डैम टूटने की कगार पे हो जाए। तो बारिश के समय पे होता है ऐसा, बारिश के समय पे क्या होता है, इतना पानी आता है कि ये डैम को अगर रोक लिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये लोग क्या करते हैं, यहां पर भी इस डैम को बारिश के दिनों पर खोल देते हैं, जिसके चक्कर में जब ये डैम, ये पानी छूटता है तो एक प्रकार से सरकार तो ये कह देती है देख लो हमने पानी छोड़ दिया। और जब पानी छोड़ दिया तो इस स्थिति में यहां पर वाटर जो है वो भर भर के जाता है, इतना पानी जाता है बह करके कि पाकिस्तान में बाढ़ आ जाती है। तो असल की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये कि हम लोग कानून से खेल रहे हैं। जो पॉलिसीज हैं उनको हम लोग पढ़ लिए, अब उनके साथ हम खेल रहे हैं। आप पूछेंगे सर क्या ये इंडिया ही करता है ऐसा या कोई और भी करता है? बेटा हर देश ऐसा करता है। आजकल चाइना भी हमारे साथ यही कर रहा है। चाइना भी हमारे साथ क्या कर रहा है कि उसने ब्रह्मपुत्र पर डैम बना लिए हैं, वो ब्रह्मपुत्र के डैमों को बारिश में ही खोलता है। और आपको याद होगा, आज मैंने एक बात पढ़ाई थी, अगर सुबह याद हो तो, आसाम के अंदर मैंने आपको कहा था कि यूनिसेफ की मदद से एक अलार्म सिस्टम लगाया गया है। याद है आसाम की फ्लड को लेकर के पढ़ाया था ना? वो क्या है, वो असल में बेटा पता है कि बारिश के अंदर 15 मई से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में चाइना पानी छोड़ेगा। चाइना पानी छोड़ेगा क्योंकि बारिश का पानी आएगा। आ गई बात समझ में? तो वो जो पानी छोड़ेगा ना, उस पानी की वजह से बाढ़ आएगा, और वो जो बाढ़ आएगा उसका अलार्म लगा रहना जरूरी है। आ गई बात समझ में? हाँ प्रीति बेटा, इसलिए अलार्म हम लगा के रखते हैं। इंडिया भी ऐसा ही करता है, लेकिन पाकिस्तान ने पता नहीं अलार्म लगाया है कि नहीं लगाया है। अच्छा, तो फिर आप पूछेंगे कि सर टेक्निकली आपकी बातों से ये लग रहा है कि जो आप कर रहे हैं वो आपके साथ चाइना कर रहा है। मैंने कहा बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। तो सर ऐसे ही तीस्ता पर भी होता है। हमने कहा तीस्ता पर भी हम यही करते हैं। दुनिया का हर देश अब यही करता है कि वो रास्ते में पानी के बैरिकेड लगा करके बिजली उत्पादन करता है, उस पानी का और कोई उपयोग नहीं करता है। ठीक है ना? और कोई उपयोग का मतलब हुआ कि उसका उपयोग सिंचाई में या फिर किसी और कार्य में नहीं किया जाता है। क्लियर? 1960 के अंदर भारत और पाकिस्तान ने मिलकर के एक निर्णय लिया जिसे आप इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं, और यह निर्णय लिया कि जो सिंधु की सहायक नदियां हैं उनमें से 3 नदियों का पूरा पूरा पानी बोले तो जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है, चाहे जहां से निकला चाहे जहां तक गया, चाहे वो इंडिया में से ही निकल के गया, वो पूरा पानी पाकिस्तान का होगा। वो पूरा पानी किसका होगा? पाकिस्तान का होगा। और बाकी बची जो 3 नदियां हैं, बोले 3 और 3 ही क्यों काउंट कर रहे हो? क्योंकि इंडस वाटर में कुल मिला के 6 ही नदियां हैं। कुल मिलाकर के 6 ही नदियां हैं। एक इंडस है, बाकी 5 उसकी सहायक नदियां हैं। बोले कौन कौन सी नदियां हैं? मैंने कहा आप लोगों को मैंने इसके अंदर बहुत अच्छे से एक चीज याद करा रखी है। क्या याद करा रखी है? CJI, ये तो हो गई पाकिस्तान की, और RBS ये हो गई इंडिया की। कौन कौन सी हो गई? चेनाब, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, झेलम और इंडस, ये तो हो गई पाकिस्तान की नदियां। और इधर की तरफ रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, रावी, ब्यास और सतलज, ये लीजिए। बोले अच्छा, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? रावी, व्यास और सतलज। अब ये 3 नदियां जो हैं, इनका तो पूरा पानी जो है वो हमारे पास है, लेकिन हम लोग जो भांजी मारते हैं वो इसके पानी पे मारते हैं। हम इसका तो पूरा पानी ब्यास और सतलज का मिलाकर के भाखड़ा नांगल से होते हुए, हरी के बैराज से होते हुए, हम लोग जो है वो इंदिरा गांधी कैनाल के माध्यम से इंडिया में ही यूज कर लेते हैं। तो ये तो पानी हम लोगों ने यूज करने का तरीका निकाल रखा है, मतलब ये तो पूरा पूरा पानी हम लोग यूज कर लेते हैं। हालांकि पूरा नहीं हो पाता, मैंने इसके ऊपर पूरे कई बार इश्यूज भी किए हैं, आपने देखे भी होंगे कि हमारा जो पानी है, बहुत सारा पानी पाकिस्तान में बहकर चला जाता है। ठीक है ना? अच्छा, लेकिन साथियों हम इस पानी के ऊपर भी नजर डाल के बैठे हुए हैं, और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत है। ये जो समझौता हुआ था 1960 में, इसमें वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता करी थी। इस कारण से
आज भी जब पानी को लेकर के कोई इशू होता है तो हम वर्ल्ड बैंक की ही यात्रा करते हैं। हाँ भाई, कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं लैग हो रहा है, मेरे को तो पता भी नहीं चल रहा है यार। पोल करा लेता हूं, सही चल रहा है ना? एक बार थम्स अप कर दो, सब सही है, परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। ठीक है बेटा। अब वो बीच में थोड़ा बहुत कोई इशू आ गया हो तो यार छोड़ दिया करो, माफ कर दिया करो। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं बहुत बफर है यार, बहुत तो नहीं हो सकता, कोई बीच में इशू हो गया हो, कोई बात नहीं। अब दिक्कत क्या है कि भारत इंडस, झेलम और चेनाब पर इन दिनों बनाने लग रहा है इलेक्ट्रिसिटी के लिए डैम, और यहीं से सारा मामला ढुलता है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट कार्य चल रहा है इंडिया का, उसके अंदर झेलम पर, जेनाब पर, इनकी सहायक नदियों पर भारत खूब सारे डैम बना रहा है ताकि उस पानी का उपयोग बिजली में कर सके। और पाकिस्तान इस बात से दुखी है कि भैया ये पानी कब छोड़ोगे आप लोग, यही सारा की सारा मसला है। और इसी कारण से बार बार हमारी और इनकी मीटिंग होती रहती है। तो ये आपके सामने कुल जो है नदियों का कुल जमा खाता है जो मैंने आपके सामने दिखा दिया। रिवर के ऊपर जो समझौता हुआ था वो 1960 में हुआ था। इंडिया की तरफ से गए थे कौन? इंडिया की तरफ से गए थे नेहरू जी। और उधर से पाकिस्तान की तरफ से कौन था, जरा बताएगा कोई? ये देखिए तीन नदियां, इंडस, झेलम और चेनाब। जिन्ना नहीं थे यार, जिन्ना गजब जन्ना, अयूब खान, क्लियर? जिन्ना तो आजाद कराते निकल लिया। ठीक है, तो ये चेनाब, झेलम और इंडस जो है इसका पानी, और बाकी जो तीन नदियां हैं इनका पानी इंडिया को। क्लियर? हाँ जी, याया खान भी नहीं, अयूब खान। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये सारी की सारी बातें बता दी मैंने आपको। और कौन सी बात बतानी है? हाँ हाँ जी, अब होता है शाहरपुर खंडी प्रोजेक्ट क्या है। इसके अंतर्गत ये कहा गया है द प्रोजेक्ट विल हेल्प इन यूटिलाइजिंग द वाटर कमिंग आउट फ्रॉम पावर हाउस ऑफ देयर डैम ऑफ इरिगेशन एंड। अब देखिए, अब मैं एक बात और यहां पर बताता हूं। इंडिया यहां पर एक काम और करता है, ये तो सब हटाओ, ये सब फर्जी बातें हैं। इंडिया यहां पर एक काम और करता है, और वो क्या काम है? ये जो सहायक नदियां हैं, किसकी सहायक नदियां? इंडस रिवर की सहायक नदियां जो हैं, उन सहायक नदियों के ऊपर डैम का उपयोग सिंचाई में भी कर लेता है इंडस। अभी एक बार के लिए मैं एक मैप आपको दिखाता हूं जिसमें कि इसमें एक्चुअली क्लियर नहीं है, एक मिनट रुकिए, मैं एक मैप आपको डाउनलोड करके दिखाता हूं जिसमें आपको सहायक नदियों पर बने हुए डैम दिखाई देंगे। एक मिनट होल्ड करिए। एक मिनट रुकिए बस। कोई एक फोटो अगर ऐसे मिल जाए ना तो उसका फायदा हो जाता है आपको समझाने में बहुत सारी चीजें। क्योंकि मैं सोच रहा था एक दिन आपको डैम वाली क्लास भी, क्योंकि मैपिंग में अभी तक हमारी डैम वाली क्लास हुई भी नहीं है, तो एक प्रॉपर वाली डैम की क्लास भी करा दी जाए आपकी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैं ऐसा सोच रहा था। अगर आप चाहेंगे तो हम एक डैम के ऊपर भी क्लास लेके आ जाएंगे। कोई एग्जैक्टली ऐसा कोई मैप मिल नहीं रहा जिससे कि ये प्रूफ हो सके। अभी फिलहाल तो मुझे मैप में नहीं मिल रहा है। एक मिला।
यार डैम के बिना पे ये क्या है कि फीलिंग नहीं आएगी अदरवाइज आप लोगों को। ये देखो, एक फोटो आप ये देखो, एक और मैं बस डाउनलोड कर दे रहा हूँ, होल्ड कर लो बस। अब मिल गया एक ठीक ठाक सा, और एक है चेनाब। क्योंकि यार देखो, कंटेंट बनाते समय ये ध्यान नहीं होता कि डैम की भी जरूरत पड़ जाएगी, समझ रहे हैं। इधर देखिए, ठाकुर ममता पूछ रही है जीएसटी रिलेटेड क्वेरी, फर्म जिसकी टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है, ये तो तुमने एकदम सही चीज पूछ ली, होती है उन्हें जीएसटी क्यों नहीं फाइल करना पड़ता। उल्टा पूछ लिया आपने ठाकुर ममता, जस्ट रिवर्स पूछ लिया। 40 लाख से ज्यादा होती है तो ही जीएसटी रिटर्न भरना पड़ता है, 40 लाख से नीचे जरूरी नहीं है। दो प्रकार के केसेस हैं, 40 लाख से ज्यादा टर्नओवर है तो ही आपको वो भरना पड़ता है। जानकारी तो आपकी सही है लेकिन रिवर्स जानकारी है ना बेटा। हाँ, क्लियर। आइए इधर देखिए साथियों, इस डैम को थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। आज जो स्थितियां हैं ना साथियों, वो इस प्रकार की हैं कि भारत के अंदर से जो इंडस रिवर का जो सिस्टम है, उस इंडस रिवर में जो सबसे ज्यादा विवादित चीजें चल रही हैं वो ये वाली रिवर्स हैं। कौन कौन सी? या तो झेलम है या चेनाब है। चेनाब रिवर ये रही और झेलम रिवर ये रही। चेनाब रिवर के ऊपर इंडिया वाले क्षेत्र के अंदर एक प्रोजेक्ट बन रहा है, दैट इज बगलीहार प्रोजेक्ट। ये काफी ज्यादा चर्चा में रहता है। कौन सा प्रोजेक्ट है? बगलीहार प्रोजेक्ट। और ये इंडिया वाले साइड में ही बन रहा है। देखिए, अगर आप इंडिया का मैप देखें तो इंडिया वाले भी जब बातचीत करते हैं ना, तो इस क्षेत्र को छोड़ के बात करते हैं। कौन से क्षेत्र को छोड़ के बात करते हैं? पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले को। यानी कि हमारे यहां पर जितने भी क्षेत्र हैं उनमें सबसे ज्यादा ये वाला जो इंडियन ऑक्यूपाइड क्षेत्र है, इसकी बात होती है। अब आप पूछेंगे कि सर ये जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है ये किसके पास है? हमने कहा पाकिस्तान के पास है। सर इंडिया इनके बारे में क्यों बात नहीं करता? वो फिलहाल के लिए इंडस के समय पर बातचीत इसके बारे में नहीं होती है, क्योंकि इस क्षेत्र के ऊपर पाकिस्तान 1960 से पहले भी कब्जा करके बैठा हुआ था, तब भी बात नहीं हुई। तो चेनाब नदी पर बना हुआ जो बगलीहार प्रोजेक्ट है ये काफी ज्यादा चर्चा में रहता है, क्योंकि इस बगलीहार का उपयोग इंडिया कहता है कि हम बिजली उत्पादन में करेंगे, लेकिन इसके अंदर पानी छोड़ने से बहुत बार इशू ये होता है कि यहां पर बाढ़ आती है। अच्छा, ऐसे ही अगर आप लोग ये वाला जो झेलम रिवर का सिस्टम देखते हैं, इसके साथ में क्या होता है कि झेलम जो है इसी पर बनी हुई है वुलर लेक, जो कश्मीर घाटी के अंदर बनी हुई है। ऐसे ही इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है किशन गंगा। ये रहा, इस किशन गंगा रिवर के ऊपर यहां पर बन रहा है बिल्कुल एलओसी के बॉर्डर पर किशन गंगा प्रोजेक्ट। और इसको इंडिया के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि इंडिया इस पानी का उपयोग डाइवर्जन में कर रहा है। डाइवर्जन बोले तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाने नहीं देता, इस पानी को ये इंडिया में ले आता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इधर सुनिए, यहां पर ये वाला जो प्रोजेक्ट है किशन गंगा, इसके पानी का नाम ही डाइवर्जन चैनल है। डाइवर्जन चैनल इंडिया से, इंडिया के लोग मतलब कश्मीर के लोग हमारे, वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान हमारे ऊपर आरोप लगाता है कि ये डैम आपने इसलिए बनाया ताकि इसका पानी देखो ये इधर से निकलते हुए निकलते हुए निकलते हुए आगे जाकर के चेनाब में मिलेगा, तो इंडिया ये सॉरी झेलम में मिलेगा। तो इंडिया क्या कहता है? इंडिया का स्टैंड सुनो। इंडिया कहता है साहब हमने तो ये इसलिए बना लिया कि इतना दूर घूम करके पानी जाकर के वहीं मिलेगा, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि यहीं से पानी मिला दें, हम तो पानी पहुंचाने का ही काम कर रहे हैं, हम यहां से पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमने एक डैम बना दिया, और डैम बना दिया तो यहां से एक हमने शॉर्टकट दे दिया दो नदियों के बीच का। देखो फिर से समझो, ये मैप में काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर से समझो भाई। ये नदी रही झेलम, और झेलम के साथ में यहां पर क्या है? किशन गंगा। किशन गंगा सहायक नदी है जो आगे जाकर के कहां मिलेगी? झेलम में मिलेगी। अब इंडिया क्या कर रहा है कि यहां पर एक किशन गंगा प्रोजेक्ट बना दे रहा है, और वो क्या है? किशन गंगा जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का काम क्या है?
यहां से पानी को इधर पहुंचाना, किधर पहुंचाना, इंडिया में पहुंचाना। इंडिया में कहां पहुंचाना, या तो वुलर लेक के अंदर घुसा देना, यहां से पानी को इधर की तरफ डाइवर्ट कर देना, या फिर इसके माध्यम से सिंचाई के लिए अन्य नहरें निकाल करके झेलम में वापस डाल देना। पाकिस्तान वाले कहते हैं कि तुमने ये काम किया तो गलत काम किया, क्योंकि तुमने किशन गंगा का पानी रोक लिया। इंडिया अपनी सफाई में कहता है हमने गलत काम नहीं किया भाई, हमने तो झेलम का पानी झेलम में ही डाला, लेकिन थोड़ा पहले डाल दिया। अब ये बात तो यार सबको समझ में आती है कि किशन गंगा का पानी आप इस तरफ से जाने नहीं देना चाहते, यानी कि इस पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में से होके जाने नहीं देना चाहते, इसलिए आपने उस पानी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित कर लिया। ठीक है, सॉरी सर, टाइपिंग में गलती हो गई। जीएसटी रिलेटेड क्वेरी, फिल्म जिनका टर्नओवर 40 लाख से, हाँ अब सही है ना। तो जीएसटी क्यों नहीं फाइल करना था, कंपोजिट जीएसटी क्या था, जीएसटी क्यों, हाँ 40 लाख से कम होती है बेटा। 40 लाख सरकार के द्वारा, ऐसा भी नहीं है प्रॉपर 40 लाख भी नहीं है, वो 20 लाख और 40 लाख है ना। सर्विस सेक्टर में आप हो तो 40 मतलब 20 लाख से ऊपर भी आपको जीएसटी देना पड़ सकता है। और अगर आप लोग व्यापार में हैं जहां पे मतलब इनकमिंग और आउटगोइंग यानी कि कुल मिलाकर के क्रेडिट आता भी है और क्रेडिट जाता भी है, तो 40 लाख क्राइटेरिया है ना। ये दो अलग अलग क्राइटेरिया है और सरकार ने राहत दी है, क्योंकि आपकी कमाई का अगर एक बहुत बड़ा हिस्सा आप सरकार को दे देंगे तो फिर किस मतलब जो एक साधारण जो व्यापारी है वो उठेगा कैसे, है ना। आप मान लीजिए कि 40 लाख का टर्नओवर है किसी, मैं अभी इस सवाल के बाद तुरंत समझाता हूं आपको, आ रहा हूं इस पे, बस इसको तुरंत एक बार खत्म कर देता हूं, आपको समझा दूंगा इस सवाल को। काफियों का सवाल होना भी चाहिए और समझ में भी आना चाहिए। हाँ, तो ये बात मैंने आपको बता दी। तो वर्तमान में जो इशू है वो मैंने आपको करवा दिया, इंडस वाटर ट्रीटी क्या थी वो मैंने आपको बता दिया, और इंडिया के किन प्रोजेक्ट पर उनको दिक्कत है ये मैंने आपको बता दिया। क्लियर। हाँ, अब जीएसटी रिलेटेड क्वेरी सुन लो, बाकी लोग जिनको जाना है वो चले जाएं। देखो बेटा, इसमें सवाल ये है कि जो 40 लाख वाला इशू है ना, वो इसलिए है क्योंकि 40 लाख के अंदर अगर सरकार ने किसी भी कैटेगरी में इस व्यक्ति को डाल दिया, 5, 12, 18, 28, अगर इनमें डाल दिया, तो अगर मान लो कि 28% में 40% वाला आ गया, तो इस हिसाब से तो 30% हिस्सा यानी 12 लाख तो ये सरकार को ही दे देगा, तो वो खाएगा क्या, है ना। तो भाई ऐसी स्थिति के अंदर जब वो 12 लाख रुपए जो है वो सरकार को दे देगा, तो वो खुद खाएगा क्या। तो इसमें भारत सरकार ने राहत दे रखी है 40 लाख तक कि आपको टैक्स नहीं देना है। अब सरकार को थोड़ी पता है कि 40 लाख वाला 5% कैटेगरी में आता है, 12 में आता है, 18 में आता है, 28 में आ रहा है, इसलिए बेटा, है ना। चलिए, क्लियर। और कोई, इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर कोई कंक्लूजन नहीं है, केवल ट्रीटी है, आपको पढ़ना है, इसके अंदर कोई इशू थोड़ी है, ये लंबे समय से चला आ रहा है। आसिफ पूछ रहे हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को इंडियन मैप में क्यों दिखाया जाता है अगर वो इंडिया का पार्ट ना हो तो। इंडिया अपना पार्ट उसको क्लेम इसलिए करता है क्योंकि हरि सिंह ने जो मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किया था, उसमें पूरा कश्मीर इंडिया को दिया था। इतना नहीं जितना अभी आज हमारे पास है, पूरा कश्मीर हमारे पास है। यानी ऑन पेपर जो प्लॉट का कब्जा है वो तो हमारा है, लेकिन उस पर बैठा हुआ कोई और है, तो हम क्यों ना दिखाएं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में तो वो सारा हिस्सा हमारे पास है ना, वो कब्जा करके बैठे हुए हैं। हाँ, निखिल बिल्कुल बना रहा है बेटा वहां पे वो। अभिषेक टेलर, सर ब्रह्मपुत्र जैसे ही इंडिया में एंटर होती है वहीं पर इंडिया बना दे तो चाइना में ही चला जाएगा। बेटा ऐसे नहीं होता है, टेरेन भी देखना होता है, टेरेन कैसा है, वहां से पानी को बनाने लायक स्थितियां हैं कि नहीं। उल्टा रिवर्स सोच के देखो, क्योंकि डैम की वजह से बेटा कई बार भूकंप भी आते हैं, टिहरी की वजह से काफी भूकंप आए। तृष्णा, हो सकता है, कह सकते हैं बेटा इस बात को। प्रशांत, जीएसटी तो वो टैक्स है जो कंज्यूमर से लेता है, तो फिर 40 लाख वाले कहां से, वाले काहे नहीं देगा। ऐसा नहीं है, 40 लाख वाला जो है वो क्रेडिट ले लेगा लेकिन रिटर्न नहीं भरेगा, मतलब उसको अपना खाता मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। 40 लाख वालों के केस में रिवर्स जीएसटी फाइल होता है। रिवर्स जीएसटी यानी कि अगर 40 लाख से छोटी कोई फर्म है तो जिसने उसको दिया है, यानी कि जिसने सामान को पहुंचाया है, वो उसके बिहाफ पर जीएसटी भरता है। जैसे आप लोग जो हैं, जब आप लोग कोई कोर्स परचेज करते हैं, कंज्यूमर तो आप भी हैं, जीएसटी तो आप भी पे करते हैं जब कोई कोर्स परचेज करते हैं अनअकैडमी से, लेकिन आपसे जीएसटी नहीं भरवाया जाता ना, आपके बिहाफ पर अनअकैडमी भर देती है। ठीक है, कोई दिक्कत। दिशा, आरएनए की क्लास सुपर्ब होती है, थैंक यू सो मच बेटा। आर एस शाह, बहुत सारा आशीर्वाद भैया। शिवांग, आप कितना रिटर्न फाइल करते हैं।
यार ये मत पूछो, बहुत ज्यादा मतलब कमाई का लगभग 1/3 हिस्सा सरकार के पास जाता है, और बहुत जितना लोगों का पैकेज नहीं होता उससे ज्यादा हमारा सारा पैसा चला जाता है। अब क्या कर सकते हैं इसमें, सारा नंबर एक का काम जो होता है ये है, लेकिन ठीक है। रजिस्ट्री और कब्जा यश क्या होता है ना बेटा, रजिस्ट्री करवाने के बाद भी अगर आपके पास कब्जा नहीं है तो भारत के अंदर विधान ये है, राजस्व के नियम ये कहते हैं, जो कब्जे वाला व्यक्ति है वो अपना कब्जा प्रूव नहीं करेगा। लेट्स से मान लो आपने किसी प्लॉट पे अतिक्रमण कर रखा है, प्लॉट पे अतिक्रमण आपने कर रखा है, तो अतिक्रमण के नाम पर अगर केस होता है कल को, तो सरकार आपसे ये प्रूफ नहीं मांगेगी कि बताओ आप किस आधार पर रह रहे हो। सरकार उस व्यक्ति से प्रूफ मांगेगी जो शिकायत करने गया है कि तुम किस आधार पर कह सकते हो कि ये प्लॉट इसका है। रहने वाले से कभी भी, तो हमारे यहां कब्जा बहुत बड़ी चीज है, इसीलिए तो लोग अतिक्रमण करते हैं दबा दबा करके कि जिसको खुलवाना है वो खुलवा ले। कंपोजिट जीएसटी क्या होता है बेटा, कंपोजिट जीएसटी के ऊपर तो मेरी थोड़ी सी पकड़ कम है, क्योंकि जहां तक मुझे नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मतलब जो दो पार्टियों का एक साथ जीएसटी वो कराया जाता है, मैं उसके ऊपर ज्यादा क्लियर नहीं हूं, है ना। हाँ विशाल करेंगे बेटा। सर सीरम इंस्टीट्यूट 120 का लेकर के फिर बेटा उसने चैरिटी के लिए थोड़ी खोल रखा है विक्की, वो भी तो मतलब कमाने के लिए बैठा है ना। शंभू सेन गुप्ता बेटा अभी बेस्ट तो आना बाकी है, मार्केट में जो चल रही हो तुम यूज कर लो। पपलू झपलू सही है सही है। अंशुमान शुक्ला कभी आ रहने वाली क्लास का लेवल इतना हाई चला जाता है कि उस दिन ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ नया सीख लिया। उस दिन सर अगर आप सामने हो तो दंडवत करें, क्योंकि ऐसा संभव नहीं कि आपसे विनम्र निवेदन है, आपको स्पेशल थैंक्स है, कुछ व्यवस्था करना चाहिए जैसे हम सभी कुछ नहीं तो स्पेशल थैंक्स ही भेज सकें। शेयर करने की कह के साइड मत हो जाइएगा। बहुत सही अंशुमान, मजा आ गया तुम्हारी बातें सुन के भाई। हाँ तो संभव तो होगा ही, आने वाले टाइम में आप लोगों से मुलाकात संभव होगी, है ना। बस थोड़ी परिस्थितियां नॉर्मल हो जाएं। थैंक यू पर्सनली आके दे देना। हाँ सुमित, बस कोरोना सही हो जाए तो मालूम आ जाओ, सही है। अथर नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा, नेक्स्ट टॉपिक आ तो गया था यार, राफेल है शायद, देख लूंगा मैं, जो भी होगा मैं बता दूंगा, है ना। राफेल है, ठीक है। प्रियंका सही है। ठाकुर ममता ये मैं बेटा जानकारी लेकर हासिल करके बताऊंगा, क्योंकि ये आप जो पूछ रही हैं ना ये टैक्सेशन की जानकारी है। मुझे जो अवेयरनेस है वो जीएस वाली अवेयरनेस है ना, टैक्सेशन की जानकारी मैं लेकर के दे सकता हूँ। ठीक है यार, बट कुछ नया सीखते हैं आने वाली क्लास में। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। मुकेश सही है, कभी कभी लगता है आपको कि आप ही अंकित अवस्थी हैं। विकास गौरव मैंने ले लिया बेटा, वैक्सीन ले लिया मैंने। एसडीएम बेटा मतलब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है ना। सुरेंद्र प्रचंड बेरोजगारी, यदि कोई व्यक्ति उसकी प्रेजेंस कोई नया अंतर क्रिएट ना कर पाए, यानी मान लीजिए 10 व्यक्ति एक काम कर रहे हैं, आपने 11 लगा दिए, तब भी उतना ही कंस्ट्रक्शन हुआ। 10 व्यक्ति एक दीवार बना रहे थे, 11 भी एक दीवार बना रहे हैं, एक की उपस्थिति प्रचंड बेरोजगारी दर्शाती है, यानी कि उसकी प्रेजेंस ने कुछ अलग नहीं किया है ना, दैट इज प्रचंड बेरोजगारी। अंजलि सॉरी सर ये थोड़ा इररिलेवेंट क्वेश्चन है, पर आप वाईफाई पर अनअकैडमी का ड्रेस कोड क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि बेटा वाईफाई जो है वो वाईफाई नहीं है, वो अनअकैडमी का ही यूट्यूब चैनल है। अनअकैडमी वालों ने ही उसे खरीद रखा है। पहले तक जब तक नहीं खरीदा हुआ था तब हम वाईफाई का पहनते थे, अब वाईफाई को अनअकैडमी ने खरीद लिया तो अब हम अनअकैडमी के एम्प्लॉई हैं, ठीक है ना, बिक गए। हिमांशी थैंक यू सो मच बेटा। हाँ नितिन ये सही रहेगा। दिशा बिल्कुल, थैंक यू सो मच। दीपा कल कर चुके हैं बेटा, आज दोपहर 12 बजे भी एक क्लास है, चाहो तो उसे देख लेना।
भट्टाचार्य जी, इतना अच्छा आप समझाते हैं, हर एक टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है, धन्यवाद। सुरेंद्र समझा दिया, क्लास अटेंड नहीं कर पाई लेकिन अब वेट नहीं हो रहा इतना तारीफ सुन के, अच्छा। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, सभी को बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बच्चों। आप बहुत खुश लग रहे हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं। सचिन तेंदुलकर शायद 19 तारीख को या 15 तारीख को क्लास लेने आ रहे हैं यार, है ना। इसरार मलिक, बिल्कुल बेटा, थैंक यू। अमित मीना जी, भैया आप मस्ती कर रहे हैं, वो पैसा वैसा ले लिए, क्या दिक्कत है। बिल्कुल ले सकते हैं प्रिया। चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। आलिशा, आपके साथ पढ़ने का अलग ही फील आता है, बहुत अच्छा लगता है बाहर कोई किसी टॉपिक पे। सही है। अमन गुप्ता, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू।